नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति के एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। चाणक्य नीति को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। दोस्तों, आज हम आपको चाणक्य नीति की प्रस्तावना बताने जा रहे हैं, तो आइए देर किए बिना शुरू करते हैं। दोस्तों, लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत के इतिहास को जिस बालक ने एक स्वर्णिम मोड़ दिया, वही बालक बड़ा होकर चाणक्य बना। उसका असली नाम था विष्णुगुप्त। उसकी कूटनीतिक विलक्षणता की वजह से लोग उसे कौटिल्य भी कहते थे। यह घटना तब की है जब विश्व के मानचित्र पर कुछ देशों का कहीं कोई अता पता नहीं था, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति बहुत महान थी। धर्म, दर्शन और अध्यात्म की ही नहीं, राजनीति तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा लेने के लिए भी विदेशों से विद्यार्थी भारत की भूमि पर आया करते थे। यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में राजनीति तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। भारत की सीमाएं उस समय अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिससे विदेशी आक्रांताओं को भारत की समृद्धि खटक रही थी, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वे हिंदुस्तान के राजाओं का सामना कर सकें। अंततः उन्होंने दान और भेद की नीति का सहारा लेकर मगध के शासक धर्मनंद की कमियों को पहचान लिया और उसे अपने वश में भी कर लिया था। वर्तमान के पटना तथा तत्कालीन पाटलिपुत्र के आसपास फैला पूर्वोत्तर की सीमाओं को छूता हुआ एक विशाल और शक्तिशाली वैभव संपन्न राज्य था मगध। मगध के सिंहासन पर बैठा धर्मनंद सुंदरी में इतना डूब चुका था कि उसे राजकार्यों को देखने की फुर्सत ही नहीं थी। वह अपनी मौज मस्ती के लिए प्रजा पर अत्याचार करता। जो भी आवाज उठाता उसे कुचल दिया जाता था। चाणक्य को भी जनता के लिए उठाई गई आवाज की सजा मिली। उस महान आचार्य को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक एक करके हुई इस घटना से चाणक्य पुत्र चाणक्य के हृदय में धंस गई। एक दिन जब राजसभा में पूरे आर्यावर्त की स्थिति का विवेचन करते हुए चाणक्य ने मगधराज धर्मनंद को उनका कर्तव्य याद दिलाया, तो वह झुंझला उठा। उसने चाणक्य को दरबार से धक्के मारकर निकाल फेंकने का आदेश दिया। सैनिकों के चाणक्य को धक्के मारकर दरबार से निकालने की कोशिश के बीच चाणक्य की शिखा खुल गई। यह चाणक्य का ही नहीं, देश की उस आवाज का भी अपमान था जो अपने राजा के सामने अंधकार में विलीन होते अपने भविष्य को बचाने की गुहार कर रहे थे। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब यह शिखा तभी बंधेगी जब तक नंदवंश का साम्राज्य नाश नहीं कर दूंगा। चाणक्य ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त को चुना। चंद्रगुप्त में छिपी संभावनाओं को चाणक्य ने एक एक करके तराशा। सोचे हुए कार्य को उसका रूप देना चाणक्य के लिए आसान नहीं था। उस समय मकदूनिया के छोटे से प्रदेश से सिकंदर नामक आंधी भारत की सीमाओं पर छाने लगी थी। कंधार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर से गुप्त संधि कर ली थी। पोरस ने सिकंदर की सेनाओं का डटकर सामना किया, लेकिन सिकंदर की रणनीति ने पासा पलट दिया। सिकंदर की ओर से हुई बाणवर्षा से घबराई पोरस की जुझारू गजसेना ने अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। पोरस की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। सिकंदर द्वारा यह पूछने पर कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पोरस ने निर्भीक होकर कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस को उसकी वीरता से प्रसन्न होकर छोड़ भी दिया। इस पराजय के बाद आचार्य चाणक्य की देखरेख में चंद्रगुप्त अपनी सेना को संगठित करने, उसे तैयार करने और युद्ध की रणनीति बनाने में पूरी तरह से लग गया। भारी भरकम शस्त्रों और कवचों आदि की जगह हल्के परंतु मजबूत हथियारों ने ली शारीरिक शक्ति के साथ बुद्धि का भी प्रयोग किया गया। चाणक्य की कूटनीति ने इस स्थिति में ब्रह्मास्त्र का काम किया। कौटिल्य ने साम, दान, दंड एवं भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जिससे नंदवंश का नाश हुआ। चंद्रगुप्त ने मगध की बागडोर संभाली। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलन का चंद्रगुप्त के साथ विवाह हुआ और एक बार फिर से भारत बिखरते बिखरते बच गया।
सिकंदर नाम की आंधी शांत होकर वापस अपने देश चली गई। भारत की गरिमा विश्व के सामने फिर से निखरकर सामने आई और चाणक्य ने अर्थशास्त्र पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री, राजनीति तथा कूटनीतिज्ञ होते हुए भी महात्मा थे। वे सभी प्रकार की भौतिक उपाधियों से परे थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह चाणक्य नीति अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।